हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजुरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस क्या होता है? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को ही हम सिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए, सिंथेसिस को जानने के लिए आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंस क्या होते हैं ये आपको आना चाहिए, और इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अब इस एक ही वीडियो में हम जानेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के कैसे हम उसे सिंपल सेंटेंस में बना दें, या फिर उसको कैसे कंपाउंड में बना दें, और कैसे हम उसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दें। तो एक ही वीडियो में ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आप इसे ध्यान से देखें, आखिरी तक देखें, आपके एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। इन सब पर डिटेल में सेपरेट वीडियो भी बने हुए हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का किस प्रकार से हम सिंथेसिस करेंगे? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, सिंपल सेंटेंस में क्या है, एक फाइनाइट वर्ब होती है। कहने का मतलब एक सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट की एक वर्ब होती है जिसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फिर जब आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाओगे, तो उसमें भी एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, यानी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया है तो फिर आपने वो जो सिंथेसिस किया है वो आपका सही है। अब देखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, उसके कई तरीके हैं। ये तरीके मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक के बाद हम एक एक देखेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं पार्टिसिपल का यूज किस प्रकार से किया जाता है। अब कब किया जाता है पार्टिसिपल का यूज, ये भी देख लीजिए। जब सेंटेंस, हमारे जो दो सिंपल सेंटेंस है, दोनों में सब्जेक्ट एक ही हो, या फिर वो सब्जेक्ट का कोई कॉमन फैक्टर हो। दूसरी बात, जब एक कार्य दूसरे के बाद हो। ठीक है, जो कार्य पहले होगा उसे आप पार्टिसिपल में बदल देंगे और बाद वाले कार्य में आपकी फाइनाइट वर्ब रहेगी। क्लियर है? तो चलिए, पार्टिसिपल में भी हम सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी, ये फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। अब देखिए, इसमें भी हम सबसे पहले लेते हैं, जब एक सेंटेंस में इज, एम, आर या वाज वर्ड का यूज हो तो इनके स्थान पर हम बीइंग का यूज करेंगे। तो बीइंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, यानी वर्ब प्लस आईएनजी, यानी बीई प्लस आईएनजी, बीइंग हो गया। क्लियर है? देखिए इसको, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, और ही कांट रन, वह दौड़ नहीं सकता। यहाँ इज आया है, इसके अलावा और कोई वर्ब नहीं है, तो आप इसको आप बीइंग में कन्वर्ट करके आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। एक सिंपल सेंटेंस ये है, दूसरा ये है। चलिए चेक कर लेते हैं। एक ये रहा, इसमें सब्जेक्ट और एक इसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब, तो क्या है, दोनों सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए, आप इसको बीइंग में बना दो, बीइंग, इसके बाद वैसे वैसे लिख दो, बीइंग वेरी वीक, फिर कॉमा लगाओ, ही कांट रन, ही कांट रन, कमजोर होने के कारण वह दौड़ नहीं सकता। चलिए, हमने दो सिंपल सेंटेंस मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि यह सिंपल सेंटेंस है या नहीं है। देखिए, एक सब्जेक्ट है यहाँ और एक उसकी वर्ब है। क्लियर है? अब ये क्या है भाई, ये तो देखिए इसके बारे में एक्स्ट्रा आइडिया दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ ये जो है पार्टिसिपल के द्वारा हमने ये सिंपल सेंटेंस बना दिया है। क्लियर कॉन्सेप्ट? दूसरा क्या है, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है और दूसरा कार्य पहले के तुरंत बाद हो, यानी फास्टनेस हो, पहला कार्य होते ही दूसरा कार्य होता है तुरंत। ही saw a lion, उसने एक शेर देखा। ही ran away, वह भाग गया। पहला कार्य क्या था? शेर देखा, और शेर देखते ही वह भाग गया। तो दूसरा कार्य हमारा कैसा हुआ? तुरंत हुआ। तो जो पहला कार्य है उसकी जो हमारी वर्ब है उसको आप पार्टिसिपल में चेंज कर दोगे। क्लियर है? जो कार्य पहले हुआ उसकी वर्ब को आप पार्टिसिपल में चेंज करोगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो सा है, सा की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, तो आप सीइंग कर दोगे, सीइंग ए लॉयन। देखिए, सीइंग ए लॉयन, फिर अगला भाग, ही रैन अवे, शेर को देखकर वह भाग गया। तो हमारा ये सेंटेंस बन गया। अब दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। क्लियर है? ये तो एक आइडिया है, यहाँ कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है लेकिन दूसरा कार्य पहले के बाद होता है, कंडीशन वही है, लेकिन यह फास्टनेस नहीं है कि पहले कार्य होने के बाद दूसरा कार्य आराम से होता है या कोई जल्दबाजी नहीं होती। देखिए, ही फिनिश हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूरा किया। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। तो उसने अपना कार्य पूरा किया आराम से, करने के बाद फिर वो आराम से बाजार गया। यानी यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है कि काम करते ही तुरंत बाजार गया। ठीक है, अगर तुरंत होता तब हम यूज क्या करते, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ कैसे करोगे आप, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले कार्य क्या हुआ, उसने अपना काम पूरा किया, तो इसकी वर्ब को आप बनाओगे यहाँ हैविंग फिनिश, वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, हिज वर्क। फिर ये नेक्स्ट जो हमारा सिंपल सेंटेंस था, ही वेंट टू मार्केट, अपना काम पूरा करके वह बाजार गया। यहाँ भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, क्लियर है। तो ये सिंपल सेंटेंस हुआ हमारा। तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आई फाउंड माई मोबाइल, मुझे मेरा मोबाइल मिल गया। इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। देखिए दो सिंपल सेंटेंस है। अब आप इसको बनाइए पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस में। आप ऐसे बना दोगे, आई फाउंड माई, ये वर्ब यहां ले लोगे, लॉस्ट मोबाइल, मेरा मुझे मेरा खोया हुआ मोबाइल मिल गया। तो यहाँ लॉस्ट जो है किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का। ये मोबाइल नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है कि कौन सा, खोया हुआ। ठीक है, तो ये लॉस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव। जो ये हमारी वर्ब थी इसको हमने क्या बना दिया, यहाँ पे एडजेक्टिव बना दिया। इस तरह से आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके भी आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। देखिए एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। अब ये वर्ब नहीं है, ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके। क्या होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसमें सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और यदि ये पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हो और दूसरा कार्य पहले के बाद हो। देखिए यहाँ सब्जेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं और दूसरा कार्य पहले के बाद होता है। तो आप देखिए, द सन रोज यानी सूर्य उगा, द फॉग डिसअपियर्ड, कुहासा या कोहरा गायब हो गया। तो पहला कार्य क्या हुआ, सूर्य उगा, ठीक है, सूर्य निकला, और कोहरा जो है वो गायब हो गया। ठीक है, तो यहाँ दो सब्जेक्ट है, एक सन है दूसरा फॉग है, और पहला कार्य दूसरे के मतलब दूसरा कार्य जो है ये पहले के बाद हो रहा है। तो आप यहाँ लिखोगे, पहले का सब्जेक्ट लोगे द सन, इसके बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग और रोज का हो जाएगा राइजन, फिर दूसरा वैसे द फॉग डिसअपियर्ड, सूर्य उगने पर कुहासा गायब हो गया। कितना सिंपल है। द जॉब वाज कंप्लीटेड, काम पूरा हो गया था। ही वेंट ऑन लीव, वह छुट्टी पर चला गया। देखिए ये वाला सेंटेंस जो है हमारा किस में है, द जॉब वाज कंप्लीटेड, ये पैसिव में है। तो फिर आप यहाँ क्या करोगे, द जॉब हैविंग बीन कंप्लीटेड लिखोगे, क्योंकि हैविंग के साथ बीन लगाओगे, यहाँ लिखा हुआ है पैसिव में। तो द जॉब सब्जेक्ट, फिर हैविंग बीन कंप्लीटेड, और नेक्स्ट ही वेंट ऑन लीव, काम पूरा होने पर वह छुट्टी पर चला गया। देखिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। तीसरा है यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। क्या होता है, पहले सेंटेंस में जो नाउन दी गई है, दूसरे में उसकी व्याख्या, उसको एक्सप्लेन किया गया हो या उसकी विशेषता बताई गई, उसकी डिटेल दी हुई हो, तो वही हम एक तरह से इस नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। देखिए कैसे, आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर गया। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो यहाँ जो नाउन है जयपुर, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है, उसी की डिटेल यहाँ बताई गई है। कैसे आप इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बना दोगे, तो आप लिखोगे आई वेंट टू जयपुर, ठीक है, कॉमा लगा करके, और जयपुर क्या है, द कैपिटल ऑफ राजस्थान, द कैपिटल ऑफ राजस्थान, मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर गया। तो यहाँ एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, इसके अलावा बाकी तो ये एक अलग चीज है, यानी उसकी एक्सप्लेन किया गया है। तो अब ये भी क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सामान्यतः हम ऐसे यूज करते हैं, हालांकि बिना टू के भी होता है यूज। देखिए दूसरे सेंटेंस में जब कोई उद्देश्य, पर्पज हो, अनुमान हो, तर्क, निर्णय या कोई कारण, परिणाम हो, तब हम इन्फिनेटिव का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं।
रवि वर्क हार्ड, रवि ने कड़ी मेहनत की। ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, वह प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है। ये हमारे दो सिंपल सेंटेंस है। तो उसने कड़ी मेहनत करने का कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, पहला पुरस्कार प्राप्त करना चाहता था। तो आप लिखोगे रवि वर्क हार्ड। अब यहां जो है इसको टू गेट फर्स्ट प्राइज ऐसे कैसे, क्योंकि टू और गेट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये क्या है, इन्फिनेटिव। तो फर्स्ट प्राइज, रवि ने प्रथम पुरस्कार पाने के लिए कड़ी मेहनत की। इस प्रकार से आप इसको एक सिंपल सेंटेंस में बना दोगे। ये सब्जेक्ट और ये उसकी वर्ब, तो एक ही सिंपल सेंटेंस है ये। नेक्स्ट, यूजिंग टू और टू। देखिए ये भी इन्फिनेटिव वाला ही पार्ट है, लेकिन मैंने इसको अलग से दिया है। क्या है, जब पहले सेंटेंस में किसी कार्य के न होने का कारण दिया हो, किसी कार्य के न होने का कारण। देखिए, ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। और ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये दौड़ क्यों नहीं सकता, इसकी वजह से, ये पहले इसमें कारण दिया है कि वो मोटा है इसलिए। तो आप टू टू का यूज करें, तो आप लिख दोगे ही इज टू फैट टू रन, वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार आप इनका यूज कर सकते हैं। यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जेरेंड, नाउन और जेरेंड के साथ प्रीपोजिशन का यूज करके भी आप क्या बना सकते हो, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। जेरेंड भी क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। अब देखिए, रवि बॉट ए मोबाइल, रवि ने एक मोबाइल खरीदा। ही पेड रुपीज 15,000 फॉर इट, उसने उसके 15,000 रुपए चुकाए। ठीक है, तो अब देखिए कैसे आप यूज करोगे। यहां आप ऐसे बना सकते हो कि रवि पेड रुपीज 15,000 फॉर ए मोबाइल, रवि ने एक मोबाइल के लिए 15,000 रुपए चुकाए। तो आप यहाँ फॉर का यूज किया आपने, ये प्रीपोजिशन है और ये मोबाइल या नाउन है। तो नाउन से पहले आपने प्रीपोजिशन का यूज कर लिया। इस प्रकार से आप ये दोनों सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। दूसरा तरीका ये कि आप जेरेंड का भी यूज कर सकते हो। देखिए कैसे, ये जो एक वर्ब है इसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, जेरेंड में। तो वर्ब को जेरेंड में, यानी वर्ब प्लस आईएनजी। आप ऐसे भी लिख सकते हो रवि पेड रुपीज 15,000 फॉर बाइंग ए मोबाइल। तो ये क्या हो गया, जेरेंड, और इससे पहले हमने यूज किया फॉर, जो क्या है, प्रीपोजिशन है। तो रवि ने एक मोबाइल खरीदने के लिए 15,000 रुपए चुकाए। तो इस प्रकार आप नाउन और जेरेंड के पहले आप इसका प्रीपोजिशन का यूज करके भी सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट है यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज का यूज करके। देखिए एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज, जिसे हम एडवर्ब फ्रेज को हम एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं। द टीचर टॉट द लेसन, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। ही टॉट इट इन ए हरी, उसने इसे जल्दी में पढ़ाया। यानी अध्यापक ने एक पाठ पढ़ाया लेकिन उसको कहीं जल्दी थी तो उसने जल्दी में उसको पढ़ाया। अब आप एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस बनाइए। देखिए कैसे, द टीचर टॉट द लेसन इन ए हरी, आप एक तो ये भी बना सकते हैं, और दूसरा हो सकता है द टीचर टॉट द लेसन हरीडली। देखिए आपके सामने मैंने दो सेंटेंस बना दिए, क्लियर है। अब इसको समझिए, अगर आप ऐसे बनाते द टीचर टॉट द लेसन हरीडली, तो हरीडली क्या है, एक एडवर्ब है, एक सिंगल वर्ड है। ठीक है, अध्यापक ने जल्दी से पाठ पढ़ा, इसका मतलब यही है जल्दी से जल्दी में पढ़ा दिया। लेकिन अगर आप ऐसे बनाते द टीचर टॉट द लेसन इन ए हरी, तो इन ए हरी ये क्या है, ये भी एक एडवर्ब ही है, ये भी एक एडवर्ब ही है। यहाँ भी एक वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब का काम क्या होता है, वर्ब को क्वालिफाई करना। कैसे पढ़ाया, जल्दी में। लेकिन यहाँ देखिए एक से ज्यादा वर्ड है, ये एडवर्ब जो है ये एक से ज्यादा वर्ड में, इसलिए इसको हम कहते हैं एडवर्बियल या एडवर्ब फ्रेज भी इसे कहा जाता है। तो आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए ये जानिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हो। और ये जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी होती है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई है, तो हमारा वो सेंटेंस कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस, क्लियर है। अब ये हमारी जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, जिनके बारे में मैंने बार बार बताया है, कई बार बताया है, और जब हम एक एक लेंगे तब भी मैं इनको बताऊंगा कि जब मान लीजिए दो प्रिंसिपल क्लॉज इनसे जुड़ी हुई हो तो समझ लीजिए कि वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा।
यहाँ पे भी मैंने लिखे हुए हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं और इनसे जुड़ने के बाद जो क्लॉज बनती है वो हमारी कहलाएगी कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, वो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी और कोऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है वो हमारा कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर है? चलिए तो अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हुए कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। कोऑर्डिनेट कंजक्शन की मैंने 4 कैटेगरी आपको अभी बताई, उनमें से एक है कम्युलेटिव कंजक्शन, यानी संयोजक जो जोड़ने का कार्य करते हैं। एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। सबसे पहले लेते हैं एंड। देखिए, आई वॉच टीवी, मैंने टीवी देखा, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। ये दोनों सिंपल सेंटेंस है। देखिए, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब है, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब है और इनका कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। अब इनको मिला दो एंड से, तो आई वॉच टीवी एंड ही प्लेड क्रिकेट। अब देखिए, एक क्लॉज हमारी ये है, इसमें एक सब्जेक्ट है एक फाइनाइट वर्ब है, एक सब्जेक्ट है एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये जो क्लॉज है ना, ये एंड से जुड़ी हुई है और एंड क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए क्लॉज हमारी कहलाई कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, इसे भी हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। जैसे ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, और ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज है जो किसी कंजक्शन से नहीं जुड़ी होती। तो आई वॉच टीवी कहने का मतलब इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं होता, तो आई वॉच टीवी यानी मैंने टीवी देखा, तो ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है। तो कैसे हम पहचाने कंपाउंड सेंटेंस है, जब दो प्रिंसिपल क्लॉज आपस में एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हो तो वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड कहलाएगा। तो ये इसलिए कंपाउंड कहलाएगी, ये दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है और एंड से जुड़ी हुई जो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। क्लियर है? मैंने टीवी देखा और उसने क्रिकेट खेला। नेक्स्ट, बोथ एंड का, रानी इज ब्यूटीफुल और रानी इज इंटेलिजेंट, रानी सुंदर है, रानी बुद्धिमान है। आप बोथ एंड का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो कि रानी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, रानी सुंदर और बुद्धिमान दोनों हैं। एज वेल एज, रानी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। देखिए, ये वही सेंटेंस है, मैंने कहा ना कि इनमें सब्जेक्ट वर्ब छुपी हुई रहती है। रानी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज रानी इज इंटेलिजेंट, आप ऐसे लिखते तो सब्जेक्ट भी और फाइनाइट वर्ब भी है। रानी सुंदर होने के अलावा या साथ साथ वह बुद्धिमान भी है। नेक्स्ट, नॉट ओनली बट आल्सो, रानी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट, रानी न केवल सुंदर है बल्कि बुद्धिमान भी है। इस प्रकार से आप कम्युलेटिव कंजक्शन का यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करके आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि ये कंजक्शन जो है कोऑर्डिनेट है, अगर इनसे कोई जुड़ा हुआ है, इनसे जो दो सिंपल सेंटेंस जुड़े हुए तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है एडवर्सेटिव कंजक्शन, यानी विरोधक जो विरोध करते हैं, जो विपरीत करते हैं। जैसे बट स्टिल येट हाउएवर नेवरथलेस ओनली व्हाइल वेहरेज। सबसे पहले लेते हैं बट का मतलब होता है लेकिन, परंतु, किंतु। सी इज ब्यूटीफुल सी इज नॉट इंटेलिजेंट, अब देखिए वह सुंदर है वह बुद्धिमान नहीं है। तो अब ये देखिए दोनों एक दूसरे के, मतलब हम यूं कह सकते हैं कि विरोध में करना हो तो हमें बट का यूज करना पड़ेगा, इनमें से किसी कंजक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, सी इज ब्यूटीफुल बट सी इज नॉट इंटेलिजेंट, वह सुंदर है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो वह सुंदर है लेकिन बुद्धिमान नहीं है, बट का यूज किया, क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसकी वजह से क्लॉज हो गई कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये कोऑर्डिनेट होने की वजह से ये पूरा हमारा सेंटेंस हो गया कंपाउंड सेंटेंस। येट स्टिल हाउएवर नेवरदलेस, इनका मतलब होता है फिर भी, तो भी। सी वर्क हार्ड सी फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत की वह असफल हो गई। तो देखिए विरोध हुआ ना, मेहनत की कड़ी, फेल हो गई, फिर भी फेल हो गई। तो फिर आप एडवर्सेटिव कंजक्शन है इनका यूज करोगे। जैसे सी वर्क हार्ड येट स्टिल हाउएवर नेवरदलेस, कुछ भी यूज करो। सी फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वह असफल हो गई, वह फेल हो गई। नेक्स्ट, इसी में देखते हैं हम वाइल और वेयरेज, इनका मतलब होता है जबकि। देखिए, कब हम वाइल और वेयरेज का यूज करें, सी वाज प्लेइंग, वह खेल रही थी, ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो। तो सी वाज प्लेइंग वाइल ही वाज रीडिंग, वह खेल रही थी जबकि वह पढ़ रहा था। ओनली का मतलब भी लेकिन, परंतु होता है, यहां हम बट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ओनली के स्थान पर कंजक्शन के रूप में। तो सी वॉज ऑल राइट, वह ठीक थी, सी वॉज फटीग्ड, वह थकी हुई थी।
तो शी वॉज ऑल राइट ओनली शी वॉज फटीग, वह ठीक थी लेकिन वह थकी हुई थी। हम यहाँ ओनली के स्थान पे बट का भी यूज कर सकते हैं। तीसरा है इलेटिव कंजक्शन, यानी जो परिणाम और कारण को बताते हैं। इसमें यहाँ सो देयरफॉर हेंस कंसिक्वेंसली, ये इसलिए इस कारण या अतएव इस सेंस में यूज किया जाता है। फॉर का यूज क्योंकि यानी कारण के लिए यूज किया जाता है। तो ये परिणाम बताते हैं और ये फॉर जो है कारण बताता है। देखिए, ही इज वीक, वह कमजोर है। ही कांट रन, वह दौड़ नहीं सकता। तो देखिए, इनको दोनों को हम मिला देते हैं, दोनों सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे। तो वो दौड़, इसलिए वह दौड़ नहीं सकता, है ना, वह कमजोर है। तो अब आप देखिए, ही इज वीक, वह कमजोर है, तो उसका परिणाम क्या है कि ही कांट रन, वह दौड़ नहीं सकता। तो परिणाम के लिए आप इनमें से कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज कर दो, तो ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। वह कमजोर है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता। अब देखिए, फॉर का मतलब क्योंकि। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख नहीं सकता। इट इज वेरी डार्क, बहुत अंधेरा है। तो यहाँ पे देखिए, आई कैन नॉट सी फॉर इट इज वेरी डार्क, मैं देख नहीं सकता क्योंकि बहुत अंधेरा है। तो देख नहीं सकने का कारण क्या है? अंधेरा है। तो हमने कारण के लिए यहाँ फॉर का यूज किया। कंजक्शन का कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी वैकल्पिक जो विकल्प हमें देते हैं, जैसे और, एल्स, अदरवाइज, आइदर और नाइदर नॉर। और का मतलब अथवा नहीं तो, एल्स का मतलब भी अन्यथा, अदरवाइज का मतलब नहीं तो वरना। इनका एक दूसरे के स्थान पर यूज किया जा सकता है। कम इन, गो आउट, अंदर आओ, बाहर जाओ, दोनों सिंपल सेंटेंस है। अब आप यहाँ कम इन और गो आउट, अंदर आओ, नहीं तो, अन्यथा, अथवा बाहर जाओ। क्लियर? नेक्स्ट, आइदर और, इसका मतलब होता है या तो या, यानी दो में से एक। नाइदर नॉर, ना तो ना, दोनों में से कोई नहीं। रवि कैन डू इट, सॉरी, रानी कैन डू इट, रानी इसे कर सकती है। रवि कैन डू इट, रवि इसे कर सकता है। रानी भी कर सकती है, रवि भी कर सकता है। तो दोनों में से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई एक कर सकता है। तो आइदर रानी और रवि कैन डू इट, या तो रानी या रवि इसे कर सकता है। तो हमने आइदर और का यूज किया। आइदर और हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन है, जो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो सेंटेंस हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। रानी कैन नॉट डू इट और रवि कैन नॉट डू इट, रानी इसे नहीं कर सकती, रवि इसे नहीं कर सकता, दोनों में से कोई नहीं कर सकता। नाइदर नॉर का यूज कर दीजिए। नाइदर रानी नॉर रवि कैन डू इट, ना तो रानी और ना रवि इसे कर सकता है। ध्यान रखिएगा, नाइदर नॉर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ नॉट लगाने की जरूरत हमें नहीं होती है। देखिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से आपको समझा दिया कि कैसे आप सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाओगे। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार का होता है। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। क्लियर है? एक प्रिंसिपल क्लॉज यानी जो इंडिपेंडेंट होती है। दूसरी होती है एक या एक से अधिक, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। इनसे मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अब हम सभी जानते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी होती है। कहने का मतलब, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होने वाली क्लॉज हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी और उसके साथ एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी, तो वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन प्रकार से बनाए जाते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती है, एक नाउन, एक एडजेक्टिव और एडवर्ब। इन पर हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आखिर सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते। मैंने कई बार बताया, हर वीडियो में बताया इनको, आप एक बार देख ले। यदि इनसे शुरू हुआ है कोई सेंटेंस या सेंटेंस का कोई भाग, तो समझ लीजिए कि वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। क्लियर है? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है इसलिए। अब हम शुरुआत करते हैं बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का यूज करके हम कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, नाउन क्लॉज क्या है? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो सेंटेंस में नाउन का कार्य करेगी। ठीक है? और पहचान क्या है? मेन वर्ब से अगर व्हाट लगाकर आप प्रश्न करते हो तो इसका आंसर आपको आ जाता है। क्लियर? नाउन क्लॉज के लिए ये जो है हमारे, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जिनका हम यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, नाउन क्लॉज
से जो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़े होते हैं इनका मीनिंग कैसे शुरू होता है, जैसे हूं यानी कौन, वेयर यानी कहां, इस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि नाउन क्लॉज का यूज करके किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इस एग्जाम्पल को समझिए। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। हु इज सी, वह कौन है। देखिए एक चीज आप समझिए, जब इस तरह के दो सिंपल सेंटेंस में एक असर्टिव, इंपेरेटिव या इंट्रोगेटिव हो और दूसरा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो, तो जो दूसरा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, कॉम्प्लेक्स बनाते समय उसको हम असर्टिव बना देंगे, ठीक है। जैसे आई डोंट नो हु सीज, तो यहाँ हु है, तो ये तो हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा, क्लियर है। और ये जो इंट्रोगेटिव था इसको असर्टिव बना देंगे, पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब, ठीक है। अब देखिए कैसे पता चला ये नाउन क्लॉज है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, तो यहाँ वर्ब से प्रश्न कीजिए क्या, व्हाट लगाकर, क्या नहीं जानते, हु सी इज, कि वह कौन है। तो ये हमारा हो गया नाउन क्लॉज, जो कि क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और ये हमारी है प्रिंसिपल क्लॉज। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो हमारा सेंटेंस कौन सा हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। मैं नहीं जानता वह कौन है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से भी जुड़ा हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट, समवन स्टॉल माय मोबाइल, किसी ने मेरा मोबाइल चुराया। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। देखिए कैसे बनाओगे, तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, कि हु स्टॉल माय मोबाइल, मैं नहीं जानता कि मेरा मोबाइल किसने चुराया। तो आप यहाँ हु का यूज करें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का, तो ये क्लॉज हमारी हो जाएगी नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, देखिए एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, वह क्लॉज जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करती है। अब ये बात फिक्स हो गई आपके दिमाग में, अगर एडजेक्टिव का कार्य कर रही है तो उससे पहले कोई नाउन होगी, प्रोनाउन होगा, क्योंकि उसकी वो विशेषता बताएगा। और एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब से शुरू होती है, जो ये है, ठीक है। इनका मीनिंग जैसे शुरू होता है, देखिए मैंने बताया था नाउन क्लॉज जो शुरुआत होती है उनका मीनिंग कैसे शुरू होता है, वर्ड यही होते हैं। इनका जो है जैसे शुरू, जैसे हूं यानी जो, या जिसे, इस प्रकार से। देखिए अब हम देखते हैं किस प्रकार से एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला। ही लिव्स इन जयपुर, वह जयपुर में रहता है। आई मेट माई फ्रेंड हु लिव्स इन जयपुर, मैं अपने दोस्त से मिला जो जयपुर में रहता है। देखिए एडजेक्टिव क्लॉज में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है इसके पहले जरूर कोई नाउन या प्रोनाउन होगा जिसके बारे में ये विशेषता बताता है। तो यहाँ पे नाउन है आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला जो जयपुर में रहता है, तो इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, तो इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव। लेकिन देखिए ये एडजेक्टिव किसी एक वर्ड में नहीं है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे हम एक तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। किससे जुड़ी हुई है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हूं, जिसे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी कहते हैं। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो सेंटेंस कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई हो। और ये देखिए एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है, क्योंकि नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट, दिस इज द हाउस, ये घर है या ये वह घर है। ही वॉज बोर्न हियर, उसका यहाँ जन्म हुआ। तो बना दीजिए ना, कैसे बनाओगे, देखिए ये वह घर है जहां उसका जन्म हुआ, आप ऐसे ही तो लिखोगे। तो वेयर का यूज करें, दिस इज द हाउस वेयर सी वॉज बोर्न, ये वह घर है जहां उसका जन्म हुआ। कुछ शब्दों को हमें हटा देना है क्योंकि हियर का यूज हुआ, हियर के सेंस में तो हमने वेयर का यूज किया यहाँ। नेक्स्ट, बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज, देखिए एडवर्ब क्लॉज क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका यूज करके भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के द्वारा ही तो हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये सभी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जो प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त मेनली किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। देखिए एडवर्ब का काम क्या है, किसी वर्ब को क्वालिफाई करना, लेकिन एडजेक्टिव एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, जो एडवर्ब के समान कार्य करता है। एडवर्ब क्लॉज का यूज तब किया जाता है जब दो सेंटेंस में दिए गए स्टेटमेंट्स में आपस में कोई समय की बात हो, कोई स्थान हो, कोई कंडीशन हो, कोई कंपेरिजन हो, विरोधाभास हो। तो इस सेंस में या और भी कोई हो सकता है, उस सेंस में हम इनका यूज करते हैं, कोई रिजल्ट है, परिणाम है, इस सेंस में किया जाता है। देखिए ये सभी काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज है जिनका हम यूज करते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में। अब एक एक करके हम इनका एग्जांपल लेंगे, आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ
टाइम, जो हमें समय के बारे में बताता है, और ये हमारे वो कंजक्शन है जिससे जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होगी, यानी कि एडवर्ब क्लॉज शुरू होगी। जैसे द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। अब देखिए बहुत सिंपल है, समय का आप इसमें जो टाइमिंग वाला क्लॉज है यूज कर सकते हो और आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो। कैसे? देखिए डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कि क्या कर रहा है, यहाँ जो है आने से पहले मर चुका था, तो वर्ब को जो है क्वालिफाई कर रहा है ये हमारा पूरा का पूरा। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज जो कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ जो वर्ब है उसको क्वालिफाई किया इसने, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। क्लियर है? नेक्स्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, स्थान के बारे में, यू गो, आई शैल फॉलो यू। तो देखिए कोई सा भी यूज कर सकते हो आप इनमें से सेंस के अनुसार। तो वेन एवर यू गो आई शैल फॉलो यू, जहां कहीं भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। पर्पज के लिए, वी ईट, वी में लिव, हम खाते हैं, हम जी सकते हैं, ये वाले कंजक्शन आपको यूज करते हैं। तो इनका मतलब है ताकि, जिससे, हम खाते हैं जिससे हम जी सके। तो वी एट सो दैट वी में लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सके। रीजन, कारण के लिए, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज किया जाता है, बिकॉज, एज, सिंस, दैट। सी इज वीक, सी कांट रन, वह कमजोर है, वह दौड़ नहीं सकती। तो देखिए वह दौड़ नहीं सकती, कारण क्या है? सी इज वीक, तो आप बिकॉज लगा दो, एज, सिंस जो भी लगाओ, वह दौड़ नहीं सकती क्योंकि कमजोर है। बन गया सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। रिजल्ट के लिए, रिजल्ट के लिए हम इनका यूज करते हैं सो दैट, सच दैट, या सो के साथ यूज हम एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ करते हैं, सच का यूज नाउन के साथ करते हैं। सी इज वीक, वह कमजोर है, सी कांट रन, वह दौड़ नहीं सकती। तो सी इज सो वीक दैट सी कांट रन, वह इतनी कमजोर है कि दौड़ नहीं सकती। देखिए वीक क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है, इससे पहले हमने सो यूज किया। अगर ये नाउन होता तो हम यहाँ सच का यूज करते। नेक्स्ट है मैनर, मैनर यानी तरीका, कार्य करने का ढंग। इसके लिए एज यानी वैसा जैसा, एज इफ, एज दो, जैसा मानो कि, इन सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं। ही विल डू, वह करेगा, यू टेल हिम, तुमने उसे कहा। ठीक है, तो ही विल डू एज यू टेल हिम, वह वैसा ही करेगा जैसा तुम उसे कहोगे। ठीक है, तो यहाँ एज का यूज किया है, जैसा वैसा या वैसा जैसा, इस सेंस में। नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड, तुलना के लिए हम एज, सो एज, देन इनका यूज करते हैं। सी इज इंटेलिजेंट, सी इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे देखिए वह बुद्धिमान है और वह सुंदर है। तो आप लिखो सी इज एज इंटेलिजेंट एज ब्यूटीफुल, वह उतनी बुद्धिमान है जितनी सुंदर है। तो यहाँ पे देखिए ये हाइड हो जाता है जब एक ही हमारा सब्जेक्ट वर्ब होता है, तो आप सी इज यहाँ लिख सकते हो, ब्यूटीफुल इस प्रकार से। क्लियर है? नेक्स्ट, विरोध, विपरीत या विरोधाभास के लिए हम इन कंजक्शन का यूज करते हैं, दो, आल दो, यद्यपि, तथापि, इवन इफ, इवन दो, भले ही, हाउएवर, फिर भी, तो भी, इस सेंस में। ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो दो ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, हालांकि यद्यपि वह गरीब है फिर भी, तो भी वह खुश है। नेक्स्ट, कंडीशन, शर्त के लिए हम इन कंजक्शन का यूज करते हैं। ही वर्क हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। ही विल पास, वह पास करेगा। तो इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, यदि वह कठिन मेहनत करेगा तो पास होगा। हमने यहाँ इफ का यूज किया, तो इफ से शुरू होने वाली क्लॉज हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, जो कि एक एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया कौन सा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हो, समझ सकते हो, बना सकते हो। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर आप जरूर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।